फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके लिए हॉरर स्टोरीज़ लेके आती हूँ, जिसे कि आप बहुत पसंद भी करते हैं। और आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को तो बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत सारे वीडियोस कमेंट्स भी आए हैं। तो मैं आपके लिए ऐसी ही एक स्टोरी लेके आई हूँ आज भी, जिसे सुन के आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है, थोड़ा डर भी लगने वाला है। और आप मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है मेरी। तो कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताना। कमेंट करके मुझे ना थोड़ा ये होता है कि हाँ, मेरा मतलब जो कनेक्शन है वो बन रहा है और मेरी स्टोरीज़ जो है वो आप तक कनेक्ट हो रही है, तो मुझे कमेंट से पता चल जाता है। तो गाइज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसे लगती है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी स्टोरीज़ ऐसी ही लेके आती रहूँ। और अगर आपको कोई और भी स्टोरी पसंद है तो आप मुझे वो भी बताना, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम बचपन में सुना करते थे स्टोरी, जो देखा करते थे, मैं आपके लिए वो लेके आ रही हूँ, ताकि आपको अभी तो हॉरर मूवीज़ आप लोग देखते ही हैं, क्योंकि अभी तो यूट्यूब है, सिनेमा घर हैं, बहुत कुछ है देखने के लिए, तो हम लोग इजीली देख पाते हैं। लेकिन जो पुरानी जनरेशन थी, जैसे हम लोग भी थे, तो हम लोगों को भी हमारे मम्मी पापा ये थिएटर नहीं लेके जाते थे इतना, और ना ही पहले लोगों के घरों में ना टीवी इतना हुआ करता था, और वीसीआर चलाते थे उस टाइम पे। केबल तो होते नहीं थे पहले, तो दूरदर्शन और ये सब चैनल आते थे, तो हम लोग भी वीसीआर में ही देखते थे ये सब मूवीज़। तो महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में हमेशा वीसीआर एक लगता था, तब हम लोग मूवी देखते थे। और वो भी मेरे बड़े पापा के घर लगता था, तो वो मेरे भैया लोग लगाते थे, तभी कि हम लोगों ने ये मूवी देखी हुई है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे याद था, थोड़ा थोड़ा मैंने अपना खुद का तड़का मारा है इसमें। तो आप मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है ना, वो एक राजा की है, ठीक है, और एक तांत्रिक की है। चलिए हम शुरू करते हैं स्टोरी को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर, देखते हैं आज की स्टोरी में हमारे लिए क्या है। और गाइज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको डर लगा या नहीं लगा, और आपको और भी ऐसी स्टोरी सुननी है या नहीं। तो आप जैसा भी हो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप जो भी बोलोगे, देखो आप फ्रेंड्स हो तो फ्रेंड्स में इतना तो चलता ही है। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 200 साल पहले बीजापुर सल्तनत के राजा हरिमन सिंह के शाही जुलूस से होती है। तो क्या होता है, जो राजा होता है उसका शाही जुलूस निकल रहा होता है। जुलूस मीन्स वो जो रैली निकलती है ना, बहुत सारे लोगों को साथ में लेके, तो वैसा ही एक रैली निकाल रहे होते हैं वो लोग। और रैली में क्या होता है, वो काली पहाड़ी के पास जाकर के फंस जाती है। तो राजा को बहुत टेंशन हो जाती है, और राजा को टेंशन इस बात की नहीं है कि उसकी रैली फंस गई है, राजा को टेंशन इस बात की है कि उस रैली में उसकी बेटी भी थी, जो कि अब वो लापता है। और जो तांत्रिक था वो वहीं पहाड़ियों में रहता था, और वो क्या करता था ना कि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और अपने जो शैतान को खुश करने के लिए लड़कियों की बलि देता था, ठीक है, अपने आप को ताकतवर करने के लिए। तो राजा को बहुत चिंता हो जाती है कि भाई देश की राजकुमारी गायब है। तो क्या होता है, चलो देखते हैं स्टोरी में। तो राजा चिंतित है क्योंकि उसकी बेटी राजकुमारी रूपाली शैतान पूजक सामरी की गुफा के पास गायब हो गई है। तो जो उसकी गुफा थी सामरी की, उसके पास से राजकुमारी, ये अपनी क्या नाम था, रूपाली, गायब है। राजकुमारी एक पुराने किले के खंडरों में भटक रही थी और तुरंत सामरी द्वारा पकड़ ली जाती है। तो जो सामरी होता है वो राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसे सम्मोहित कर लेता है। फिर क्या करता है, वो उसकी जीवन शक्ति ले लेता है, मतलब उसकी आत्मा ले लेता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी राजकुमारी की आंखें बिल्कुल वाइट हो जाती है, और जो सामरी होता है उसकी आंखें खून जैसी रेड हो जाती है, एकदम टिपिकली रेड। यार गाइस, आज तो मैंने भी रेड कलर का सूट पहना हुआ है, तो रेड कलर की उसकी आइज़ हो जाती है। तो क्या होता है, फिर जो राजा होते हैं वो ना ऐसा करते हुए सामरी को देख लेते हैं। तो राजा तुरंत अपने सैनिकों को हुक्म देते हैं कि जाओ, जाके उस तांत्रिक को पकड़ो और मेरी बेटी को छुड़ा के लेके आओ। तो जो सैनिक होते हैं वो तुरंत जाकर बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए उस तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। तो उसकी बेटी जो होती है वो बच जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि सामरी जो तांत्रिक था उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, उसको राज दरबार लेके जाया जाता है, और जो उसकी
जितनी भी उसने अपराध किए थे, जितने भी पाप किए थे, सबकी एक लिस्ट बनाई जाती है और देखा जाता है कि उसने अभी तक क्या क्या किया है। तो जो राज्य का वो होता है पुजारी, राज पुरोहित जिसको बोलते थे पहले हम, तो वो कहता है कि इसको किसी पवित्र अग्नि में जला करके मार देना चाहिए। तो राजा कहता है कि ठीक है, आपकी बात राजपुरोहित जी, लेकिन मैं अपनी प्रजा से भी जानना चाहता हूँ कि भाई उनका भी बहुत नुकसान किया है इस तांत्रिक ने, तो मेरी प्रजा उसको क्या सज़ा देना चाहती है। तो राजा जो होता है वो प्रजा से पूछता है कि भाई आप लोग भी बताओ कि इसको क्या सज़ा देनी चाहिए, जो राजपुरोहित जी बोल रहे हैं वो, या आप लोग कुछ और भी सुझाव देना चाहते हैं। तो उन्हीं में से एक जो प्रजावासी होता है वो बोलता है कि भाई राजा आप एक काम करो, इसके 2 टुकड़े कर दो, इसका जो शरीर है वो तो ले जा कर के खंडर में गाड़ दो, और जो इसका है अपना सर वो ले जाके आप अपनी ही हवेली में रखो, अपनी निगरानी में। तो राजा को क्या होता है कि लगता है कि भाई ये इंसान ठीक बोल रहा है, मेरी निगरानी में रहेगा तो मुझे पता रहेगा, अब जल जाएगा, और जलने के बाद भी अगर ये नहीं मरा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो इसलिए राजा हुक्म देता है कि भाई इसके 2 टुकड़े कर दे, इसका सर अलग कर दिया जाए इसके धड़ से। तो जो धड़ था उसको काट करके काली घाट के पुराने मंदिर के पीछे जब दफनाया जाता है, और सिर को राजा की हवेली में एक मजबूत बक्से में सुरक्षित रखा जाता है। तो मंदिर के वहाँ पीछे काली घाटी में गाड़ देते हैं और सर को वहीं हवेली में रख देते हैं। तो सामरी, लेकिन जो सामरी होता है वो मरते मरते राजा को श्राप देता है कि जब तक मेरा सिर मेरे शरीर से अलग रहेगा तब तक तुम्हारे वंश की हर स्त्री जब जब भी वो बच्चे को जन्म देगी वो मर जाएगी। बच्चा तुम्हारा जीवित रहेगा लेकिन वो तुम्हारे घर की जो स्त्री है वो मर जाएगी। और जब भी मेरा शरीर मेरे सर से मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे वंश का खात्मा कर दूँगा। तो गाइस मतलब जो तांत्रिक था वो इतना ताकतवर था कि उसने मरते मरते भी उस राजा को श्राप दे दिया। और वो श्राप ऐसा था कि टाइम बीतता गया, उसके घर की हर स्त्री मतलब बेटी बहू जो भी थी वो जैसे ही बच्चे को जन्म देने जाती है वैसे ही वो स्त्री मर जाती है और उनके बच्चे तो जीवित रहते हैं। तो क्या होता है, ऐसे ही ऐसे साल पे साल बीतते जाते हैं और जो अंग्रेज़ों का राज चल रहा था हमारे देश पे वो ख़त्म हो जाता है और जो अब ये राज्य था वो आज़ाद था। और अब क्या होता है कि वो हरिमन जो राजा था वो तो मर गया। वो ऑब्वियसली है कि भाई वो तो इंसान है तो वो तो मर ही जाएगा। तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। तो जो उसके परपोते होते हैं ठाकुर रणवीर सिंह, अब उनके नाम पर वो सारी ज़मीन जायदाद होती है, लेकिन वो जो होते हैं वो शहर में रह रहे होते हैं। ठीक है, सामरी बहुत पहले चला गया है लेकिन उसे बुलाया नहीं गया है। हरिमन सिंह कबीले में उसकी दुष्ट कथा पिता से बेटे तक पहुंचती है। तो जो राजा रणवीर सिंह थे उनको अपने बाप दादा से मतलब ये स्टोरी सुनने को मिली थी कि भाई एक वो तांत्रिक होता था, वो चला गया है लेकिन उसका जो खौफ है वो भी अभी तक उस कबीले पे मतलब जहाँ वो उनका गांव है वहाँ पे बना हुआ है। मतलब लोग अभी भी उससे डरते हैं। तो क्या होता है, रणवीर सिंह की पत्नी की मृत्यु उनकी बेटी सुमन के जन्म के दौरान ही हो गई थी। तो जो राजा था रणवीर सिंह, हरिमन सिंह जी का पड़पोता, उनकी भी पत्नी की मृत्यु उनकी बेटी के जन्म पे हो गई। तो जो अब जो चल रहा है वर्तमान समय प्रेजेंट में, सुमन एक कॉलेज की छात्रा थी और उसका एक प्रेमी संजय था। तो जब ठाकुर को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उनके रिश्ते को अस्वीकार कर देता है। तो राजा को जैसे ही अपनी बेटी के बारे में पता चलता है तो उसको वो रिश्ते के लिए ठुकरा देता है, क्योंकि संजय शाही परिवार से नहीं है ये बोल के कि भाई जो तुम्हारा फ्रेंड है वो शाही परिवार से नहीं है, वो एक आम आदमी है। तो सुमन को पुराने अभिशाप के बारे में पता नहीं है और वह अपने प्यार से दृढ़ है। मतलब उसको अभी उस श्राप के बारे में नहीं पता लड़की को, और वो तो भाई उससे बहुत प्यार करती है। तो वो कहती है कि भाई मैं शादी तो इसी से करूँगी डैडी। तो वो जो लड़का होता है वो भी उसके साथ खड़ा रहता है। वह अड़ियल ठाकुर का सामना करने की कोशिश करते हैं और बाद में हार मान लेते हैं। तो जो
ठाकुर होता है वो बहुत टाइम तक तो अड़ा रहता है, लेकिन फिर वो थक के हार जाता है अपनी बेटी के आगे, और वो क्या करता है कि अपनी बेटी को उस 200 साल पुराने अभिशाप के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई मेरी जो मैं मना कर रहा था शादी तुम्हारी और संजय की, उसके पीछे मेरा कारण क्या था। तो वो उनको बताता है कि जो 200 सालों से उनके परिवारों को डरा रहा है, तो वो जो अभिशाप है वो ये है कि भाई जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमारे घर की स्त्रियां मर जाती हैं। तो अब वो जो लड़की होती है वो तो भाई मॉडर्न ज़माने की होती है, ठीक है, न्यू जनरेशन होती है, उसको यकीन नहीं होता इन सब चीज़ों पे। तो वो सोचती है कि मैं खुद जा कर के वहाँ पर पता करती हूँ कि क्या ये सही में हुआ था, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो वो अपने फ्रेंड को बोलती है, संजय को, कि भाई आप एक काम करो कि मेरे साथ चलो, हम जाके वहाँ पे पता करते हैं। तो संजय मान जाता है और संजय के साथ उनका एक बेस्ट फ्रेंड होता है आनंद और उसकी पत्नी सपना, वो दोनों भी उनके साथ जाते हैं। तो वो चारों रातों रात बीजापुर के लिए निकल लेते हैं। तो वहाँ पे वो चारों पहुँच जाते हैं हवेली। तो हवेली में आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमें स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो चलो आगे देखते हैं हमें कि स्टोरी में क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो हवेली में पहुँच के राजा हरिमंस सिंह की एक पेंटिंग है। तो वो लोग चारों जब जाते हैं तो उन्हें राजा हरिमंस सिंह जी की एक पेंटिंग दिखती है, और सुमन उस पेंटिंग को देख ही रही होती है कि उसकी नज़र जो होती है वो दूसरी ओर एकदम से टर्न होती है, और उसे वहाँ पे सांबरी का वो भयानक चेहरा लिटरली दिखाई देता है। तो जब उसे वो चेहरा अचानक से दिखाई देता है तो उसको पहले तो कुछ समझ नहीं आता कि ये उसके साथ हुआ क्या, बट फिर वो एक दोबारा देखती है तो उसको दोबारा भी थोड़ा सा वही फील होता है। तो उसको लगता है कि यहाँ पे कोई है जो हमें देख रहा है। तो उसे लगता है कि उस पेंटिंग के पीछे से हमें कोई हमारे ऊपर निगरानी रख रहा है, हमें देख रहा है। तो वो कहती है कि संजय, मुझे लग रहा है कि मेरे को ये जो सांबरी की स्टोरी जो मैंने सुनी है वो हमें इस पेंटिंग के पीछे से अपनी ड्राउनी लाल खून भरी आंखों से देख रहा है। तो वो बहुत डर जाती है। तो संजय कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो हम पेंटिंग हटा के देखते हैं कि क्या है, मतलब क्या दिक्कत है, ये तुम्हारा वहम है या सच है। तो वो लोग जैसे ही उस तस्वीर को हटाते हैं तो गाइस उनको क्या मिलता है, एक दीवार। जो दीवार मतलब कि किसी चीज़ को ढकने के लिए बनाई गई हो, मतलब वो अलग से होती है, वो महल का हिस्सा नहीं होती है। वो साफ पता लग रहा होता है कि भाई तुमने किसी चीज़ को वहाँ बंद करके और फिर वो दीवार चुनवा दी गई है। तो जैसे ही वो लोग उस दीवार को तोड़ते हैं और सांबरी का सिर रखने वाला मजबूत बक्सा खोज निकालते हैं। तो जैसे ही वो लोग उस दीवार को तोड़ते हैं तो वहाँ उन्हें एक बक्सा मिलता है जिसमें सांबरी का सर था। अब सांबरी का सर हो गया आज़ाद। तो वो लोगों को समझ नहीं आता कि वो सिर उसी का है या किसका है। वो लोग सोचते हैं कि भाई किसी बहादुर सैनिक का होगा जिससे कोई गलती हो गई होगी और राजा ने उसको सजा दी होगी। तो वो वापस उस सर को वहीं रख कर के और चले जाते हैं। तो हवेली में खजाने की खोज करते समय सांगा को सांबरी का सिर दिखाई देता है। सांगा जो होता है उनके उस घर हवेली का एक मतलब कर्मचारी, आई मीन टू से नौकर होता है। तो वो नौकर क्या करता है, उसको वो लालची टाइप का होता है थोड़ा सा ना, पैसे का लालच, मतलब कुछ भी मिले उसको चाहिए, जल्दी अमीर बनना है उसको। तो उसको लालच आ जाता है। तो वो ना खजाने की खोज कर रहा था। उसको लगता है कि भाई मालिक लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं, हवेली खाली रहती है, वो उसकी देखभाल के लिए होता है। तो वो क्या करता है कि हवेली में देखता है कि भाई क्या पता मुझे कोई कीमती सामान मिल जाए, कोई कीमती चीज़ मिल जाए जिससे मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ। तो वो ऐसी खोज करता रहता है। तो जब वो पेंटिंग हटा देते हैं ना तो वो दीवार सबको दिखाई देने लगती है, तो उसको भी दिखाई देती है। अब वो क्या करता है कि उसको पता लग जाता है कि इस दीवार के पीछे कुछ ना कुछ है। तो वो क्या करता है, उस दीवार के पीछे देखता है और उसको उसका सिर दिख जाता है सांबरी को। तो जो वो लोग थे वो तो एक तो वो चारों इकट्ठे थे, ठीक है, तो इसलिए जो सांबरी का सिर, और वो लोग सच्चे लोग थे,
तो उन लोगों का वो सर कुछ नहीं कर पाता, ना उनको हिप्नोटाइज़ कर पाता, ना कुछ कर पाता। नेगेटिविटी भी वहाँ हावी होती है जहाँ पे दिल में चोर होता है किसी को ना, जैसे कोई लालची होता है तो उनको लालच दे के और फिर वो अपना काम करवाते हैं। तो वो जो सामरी का सिर होता है ना, वो तुरंत उसको सांगा को हिप्नोटाइज़ कर लेता है अपनी आइज़ से और उसको अपने वश में कर देता है। ठीक है, तो हवेली में खजाने की खोज करते समय सांगा को सामरी का सर दिखाई देता है। सिर देखकर सांगा मंत्र मुग्ध हो जाता है, वो हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर क्या होता है और उसे बेहोशी की हालत में ले जाता है, जिससे उसे सिर को पुराने मंदिर के पीछे शरीर के पास लाना पड़ता है। तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है, तो जो उसका सर होता है वो ले जा कर के वो क्या करता है, अब उसके शरीर के पास ले जाता है जो उन्होंने मंदिर के पीछे गाड़ा हुआ होता है। यह सिर सामरी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए एक भयानक अनुष्ठान में फिर से जुड़ जाता है। राजा हरिमन सिंह के वंशजों को ख़त्म करने के लिए सामरी ने अपनी हत्यारी तबाही शुरू कर दी। मतलब वो जो शरीर और सर दोनों मिलने जा रहे थे और वो लोग जुट गए थे कि कब हम एक हों और कब हम राजा हरिमन सिंह जी के वंश को पूरा ख़त्म कर सके। तो क्या होता है आगे देखते हैं स्टोरी में। तो गलतफहमी और तनाव के कारण कई शहरवासी मारे जाते हैं और आनंद को सामरी के हाथों एक भयानक मौत मिलती है। तो गाइस वो जो सर होता है वो धड़ से जुड़ जाता है और इसी के साथ आतंक शुरू होता है। तो जो शहरवासी होते हैं बहुत सारे, सामरी उन्हें भी मार देता है। और जो याद है आपको संजय के साथ उनका एक बेस्ट फ्रेंड आया था, वो भी बहुत बुरी मौत मरता है गाइस सामरी के हाथों। तो अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है, क्या संजय और जो सुमन है वो सामरी का सामना कर पाते हैं, अपने आप को बचा पाते हैं या नहीं, तो आगे देखते हैं। तो ठाकुर रणबीर सिंह जी भी वहाँ आ जाते हैं गांव में, लेकिन वे नहीं जानते कि खून के प्यासे सामरी को कैसे हराया जाए। तो जो सुमन के पिताजी होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो उनको लेकिन ये नहीं पता होता कि भाई सामरी को कैसे मारा जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं स्टोरी में गाइस क्या होता है। तो सामरी जो होता है वो बाहर आ जाता है और वो पूरा तबाही कर देता है, सबको मार रहा होता है। तो जो ठाकुर होते हैं ना वो सभी गांव वालों को और अपनी बेटी को और उसके फ्रेंड वगैरह को लेके एक शिव मंदिर होता है वहाँ पे, उस मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि सामरी उस पवित्र भूमि पर प्रवेश नहीं कर सकता। आप सभी लोगों को पता है कि जो ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो तीर्थ स्थल पे नहीं जा पाती हैं, जैसे भगवान के मंदिर वगैरह हो गए वहाँ पे नहीं जाती हैं। तो वह भगवान शिव की आरती करते हैं और संजय को दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। तो वो लोग भगवान शिव जी की आरती कर रहे होते हैं कि भाई इस मुश्किल से भगवान अब आप ही हमें बाहर निकाल सकते हो। तो तुरंत संजय को वहाँ पे रखा हुआ महाशिव का त्रिशूल दिखता है। तो त्रिशूल राक्षस को रोकने के लिए एक हथियार के रूप में वो लोग यूज़ करते हैं। तो संजय कहता है सुमन से कि देखो हमें भगवान ने रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन उस पर चलना हमें ही पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, संजय और सुमन त्रिशूल की तलाश में हवेली लौटते हैं और सामरी से युद्ध की पेशकश करते हैं। वो त्रिशूल लेकर हवेली पहुंचते हैं और सामरी को ललकारते हैं कि अब आ जा हमारे सामने, देखते हैं तेरे को तू कौन है। तो दुर्जन ने त्रिशूल को हवेली के भीतर ही एक अलग स्थान पर रख दिया था। तो वो क्या करते हैं, त्रिशूल को छुपा देते हैं और उसको बुलाते हैं, ताकि वो अगर वो त्रिशूल देख लेता है पहले ही तो वो आता ही नहीं। तो वो त्रिशूल को पहले छुपा देते हैं। फिर जैसे ही सामरी उनको सामने आता है तो गाइस वो उनको मतलब उठा के फेंकता है। वो आम इंसान बेचारे कहाँ राक्षस का सामना कर पाएंगे। तो लेकिन बड़ी मुश्किल से बहुत सारी जद्दोजहद के बाद, बहुत सारी उथल पुथल के बाद जो संजय होता है वो सामरी को ताबूत में बंद करने में कामयाब हो जाता है त्रिशूल की मदद से। और त्रिशूल और ताबूत को लेकर संजय और जो सुमन होती है वो खींच करके गाँव के चौराहे पे ले आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वे जल्दबाजी में चिता बनाते हैं। तो गाइस देखो वहाँ पे जो राजपुरोहित जी थे
200 साल पहले उन लोगों ने उन्होंने पहले ही बोला था कि इसको जला दो किसी पवित्र अग्नि में, क्योंकि अग्नि बहुत पवित्र होती है, पूजा में यूज़ करते हैं हम। तो लेकिन उस टाइम उनकी बात नहीं मान के उसका शरीर को दफना दिया गया था। देखो कितनी उथल पुथल, कितना अभिशाप उनके पूरे वंश को भुगतना पड़ा। तो चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मूवी कैसे बनती है ना। तो अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या वो सांवरी को मार पाते हैं, जला पाते हैं, क्या सांवरी कुछ कर पाता है या नहीं, और संजय और सुमन की शादी हो पाती है या नहीं, इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है या और आगे कुछ होता है। चलो हम देखते हैं, स्टोरी को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ वे जल्दबाजी में चिता बनाते हैं और सांवरी को हमेशा के लिए जिंदा जला देते हैं। तो गाइस उनके पास त्रिशूल होता है भगवान जी का, तो उसकी मदद से वो लोग उसको मारने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है और सुमन और संजय की शादी करा देते हैं उसके पापा, और वो खुशी रहते हैं क्योंकि उनके जो वंश पे जो अभिशाप लगा हुआ था सांवरी का वो हट जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो लोग खुशी रहते हैं। तो गाइज़ आप मुझे बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो। यार जब कमेंट करते हो ना तो मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलती है कि हाँ चलो कोई तो हमारी स्टोरी देख रहा है और पसंद भी कर रहा है और रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए प्लीज़। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ, और मैं आगे भी आपके लिए स्टोरी लाती रहूँगी। अगर आपको भी कोई और स्टोरी सुननी है तो आप मेरे को नाम बता सकते हैं, मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो स्टोरी सुना सकूँ। और आगे भी मैं आपको ऐसी ही मज़ेदार स्टोरियाँ जिनको सुन के डर लगे वैसी स्टोरी आपके लिए लाती रहूँगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपको मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट स्टोरी में। तो अब चलते हैं, बाय बाय।